अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज एक डॉक्टर की कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है डॉक्टर डेथ। उसका इजाद किया हुआ ब्लैक वेपन हथियार जिसने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी, और इन सब का ताल्लुक है आपकी और हमारी खाल के रंग से, नस्ल भेद से। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप दुनियादारी देख रहे हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के अंतिम छोर पर एक देश बसा है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। इस मुल्क का 11 नाम, उनमें से ये एक नाम है। आप कहेंगे एक मुल्क के 11 नाम क्यों हो सकते हैं? क्योंकि 11 आधिकारिक भाषाएं हैं। और ऐसा क्यों है, इसके लिए हमें इतिहास में दाखिल होना पड़ेगा। दक्षिण अफ्रीका लंबे समय तक विदेशियों के कब्जे में रहा, फिर वहां नस्ल भेद का दौर चला। इस दौरान स्थानीय अश्वेत लोगों को हाशिए पर रखा गया, उन्हें 2 दर्जा दिया गया, भयावह अत्याचार भी हुए। इन जातियों के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने संघर्ष किया, बरसों जेल में रहे और आखिरकार उनका संघर्ष रंग लाया जब 1994 के साल में दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी कानून को रद्द कर दिया गया। यानी अब सबको बराबरी का हक था। मंडेला पूर्ण लोकतांत्रिक देश के पहले राष्ट्रपति बने। अन्याय युग से मुक्ति का भरोसा दिलाने के लिए जरूरी था कि हर नागरिक को शासन में शामिल किया जाए, और इसका माध्यम बनाया गया भाषाओं को। 35 में से 11 प्रमुख भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला, और इसीलिए दक्षिण अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका नाम है, वो 11 नामों में से एक नाम है। दूसरी भाषाओं में इन शब्दों का दूसरा उच्चारण होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये अन्याय युग या नस्ल भेद काल आखिर था क्या? ये समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब यूरोप के देश बौखलाए घूम रहे थे, और इसकी वजह थी समुद्री विज्ञान में बढ़ती समझ, बेहतर जहाज, उन्नत नाविक, सटीक दिशा ज्ञान। यूरोपीय देशों के मकसदों को जैसे पंख लग गए हों। उन्होंने एशिया और अफ्रीका की अमीरी के बारे में सुन रखा था, अब वे इसे अपनी नज़रों से देखना चाहते थे, और संभव हो तो लूट कर अपनी तिजोरी भी भरना चाहते थे। 15वीं सदी में समुद्री अभियानों का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसे ही एक समुद्री अभियान की कमान पुर्तगाली जहाजी बर्तोलोमेओ डियोज को दी गई। वो भारत पहुंचने के लिए रास्ता खोजने निकला था, लेकिन बीच रास्ते में जहाज भयानक तूफान में फंस गया। किसी तरह जान बची, लेकिन डियोज के साथी आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, वापस लौटने लगे। और तभी उन्हें एक टापू नजर आया। ये अफ्रीका का दक्षिणी छोर था। जिस जगह पर डियाज और उनके साथी रुके उसे अब केप टाउन के नाम से जाना जाता है। बाद में ये जगह बेस कैंप की तरह इस्तेमाल होने लगी। भारत आने के रास्ते में वास्को डी गामा भी केप टाउन में भी ठहरा था 1497 में। लंबे वक्त तक यहाँ पर शांति बरकरार रही। नाविक आते, रुकते और आगे बढ़ते। लेकिन फिर डच और अंग्रेजों के बीच सत्ता की अदला बदली का दौर आया। वो सीमित इलाकों पर तब तक शासन चला रहे थे, लेकिन 1867 में ये दौर भंग हो गया जब किम्बर्ली के प्रांत में साउथ अफ्रीका में हीरे की पहली खदान मिली। अंग्रेजों की नजर टेढ़ी हो गई। कुछ बरस बाद सोना मिला तो उनका लालच भी बढ़ गया, और फिर तो नजारा बदल गया। ब्रिटेन ने अपनी सेना उतार दी। नए इलाकों पर कब्जा किए जाने लगा, क्योंकि उन्हें भरपूर मुनाफा नजर आ रहा था और वो इस मौके को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे। अंग्रेजों ने इन संसाधनों को मन भरने तक लूटा और स्थानीय लोगों को गुलाम बनाकर रखा। फिर आया साल 1910। इस बरस यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका की स्थापना हुई। इसमें डच भाषी बोए रिपब्लिक और अंग्रेजों के कब्जे वाले इलाके एक हो गए। दक्षिण अफ्रीका अब ब्रिटिश साम्राज्य का डोमिनियन स्टेट बन गया, जैसे भारत था। ब्रिटेन की गद्दी पर बैठा शासक ही देश का मुखिया होता था। 1934 में दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी मिल गई, ब्रिटिश क्राउन से, पर उस मानसिकता से नहीं। वो सोच जिस पर टका था कि गोरी चमड़ी वाले लोग ही शासक होंगे और बाकी लोग सेवक। 1948 के साल में नेशनल पार्टी ऑफ साउथ अफ्रीका को देश की पूरी तरह कमान मिली। ये पार्टी व्हाइट सुप्रीमेसी की अगुवा थी। अश्वेतों के खिलाफ नफरत उनके जीन में थी। सरकार बनते ही उन्होंने नस्ल भेद की नीति को लागू कर दिया। इसके तहत अश्वेत लोगों को नीचा दर्जा दिया गया, उन्हें चुनाव में हिस्सा लेने से भी रोक दिया गया। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, कॉलोनी, समझिए कि आम दिनचर्या की हर जरूरी इकाई को रंग के आधार पर बांट दिया गया। व्हाइट इलाकों में आने के लिए अश्वेतों को पास लेना होता था। हर एक अच्छी नौकरी गोरी चमड़ी वालों के लिए रिजर्व थी। अश्वेतों के हिस्से में सफाई और शारीरिक श्रम वाले काम आते थे।
उनसे जमीन खरीदने का हक भी छीन लिया गया था। ये घटिया नीति कागजों पर थी, हकीकत क्या थी इससे कहीं ज्यादा बदसूरत। सरकार अश्वेतों को इंसान नहीं मानती थी, उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों की सुनवाई नहीं होती थी। ऐसे में लोगों के अंदर गुस्सा जमा होता गया और 1970 के दशक में हिंसक विरोध प्रदर्शन होने लगे। नेल्सन मंडेला इसी सिलसिले में जेल गए, उनकी पार्टी सड़कों पर थी। धीमे धीमे इन प्रदर्शनों का दायरा बढ़ने लगा। 1978 में पीटर विलियम बोथा देश के प्रधानमंत्री बने। उन्हें लगा अगर सख्ती नहीं बरती गई तो अश्वेतों का दिमाग खराब हो जाएगा, और तब उन्होंने अपनी सनक, अश्वेतों के धुर विरोध की सनक को एक नया एंगल दिया, फुल स्टॉप लगाने वाला एंगल। इसके लिए उन्होंने अपने पर्सनल डॉक्टर वॉटर बसान को यूरोप के टूर पर भेजा। ये छुट्टियां मनाने के लिए नहीं था, बसान को केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों की टोह लेने के लिए भेजा गया था। बोथा ऐसा हथियार चाहते थे जिससे गुपचुप तरीके से अश्वेत लोगों की आबादी खत्म कर दी जाए। डॉक्टर बसान टोह लेकर वापस आए, अपने प्लान का ब्लूप्रिंट दिया और प्रधानमंत्री ने इस पर मुहर लगा दी। इस सीक्रेट प्लान का नाम रखा गया प्रोजेक्ट कोस्ट। बसान ब्लैक वेपन की इजाद में जुड़ गए। यह हथियार सिर्फ अश्वेत लोगों पर इस्तेमाल किया जाना था। क्या था इसमें? प्रोजेक्ट कोस्ट के तहत सुसाइड पिल्स, जहरीली गैसें और अश्वेत महिलाओं को बांझ बनाने वाली दवाएं बनाई गई। सेना ने इनका इस्तेमाल भी शुरू किया। नस्ल भेद युग खत्म होते होते सेना से लड़ाई में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इन मौतों के पीछे भी डॉक्टर वॉटर बसान का हाथ था, लेकिन इसका पता बहुत कम लोगों को था। जब 1994 में सरकार बदली, लोकतंत्र पूरी तरह बहाल हुआ, तब जाकर प्रोजेक्ट कोस्ट का भेद खुला। फिर डॉक्टर बसान पर जांच बैठी, उन पर 67 इल्जाम लगाए गए, हत्या, धोखाधड़ी, ड्रग ट्रैफिकिंग समेत कई गंभीर मामले। उस वक्त तक डॉक्टर बसान को पूरा देश जानने लगा था और मीडिया में उन्हें नया नाम मिल गया था, डॉक्टर डेथ। 1999 के साल में फाइनली उन पर मुकदमा शुरू हुआ। तब से कई मौकों पर उनके खिलाफ सुनवाई हुई, कभी सबूत के अभाव में तो कभी कानूनी लूप होल्स की वजह से डॉक्टर बसान बचते गए। विभत्स अपराधों के आरोपी डॉक्टर को कभी सजा नहीं मिल पाई। अभी डॉक्टर बसान फिर से चर्चा में है। वजह? पता चला कि वो अभी भी अपना क्लिनिक चला रहे हैं, बसान मरीजों का इलाज कर रहे हैं, और ये सब 2005 से चल रहा है। इतने वर्षों तक उनकी आइडेंटिटी छिपी रही। जब से उनकी खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर बवाल मचा है और प्रेशर पड़ने के बाद हेल्थ प्रोफेशनल्स की नियामक संस्था HPCSA ने कहा है कि डॉक्टर डेथ के खिलाफ फिर से जांच चलाई जाएगी। ये कितना कारगर होगा आने वाला वक्त बताएगा। लोग डॉक्टर बसान का पुराना इतिहास भी खंगाल कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। साथ में सवाल पूछ रहे हैं कि एक संदिग्ध हत्यारे को प्रैक्टिस करने की इजाजत कैसे मिल गई। जिस वेबसाइट मेडिक्लिनिक पर डॉक्टर बसान लिस्टेड हैं, उससे भी सवाल जवाब हो रहे हैं। इस हंगामे के बीच मेडिक्लिनिक ने जवाब भी दिया, कहा कि सरकारी संस्था से रजिस्टर्ड डॉक्टर को वे प्रैक्टिस करने से नहीं रोक सकते। उनका जवाब तकनीकी तौर पर जायज़ है, ये पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी है। डॉक्टर बसान जैसे लोगों को उनके गुनाहों को सरकारी ढील ने मोहलत दे रखी है, उन्हें बचाए रखा है। ये न सिर्फ पीड़ितों के साथ अन्याय है, बल्कि संभावित अपराधियों के लिए मुफीद माहौल भी मुहैया कराता है। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अमेरिका से है। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनते ही कई अहम फैसले लिए। 7 मुस्लिम देशों पर लगा ट्रैवल बैन हटाया। पेरिस क्लाइमेट डील में अमेरिका की वापसी हुई। WHO से बाहर जाने का फैसला भी पलट दिया गया। इसके अलावा जो मैक्सिको की दीवार बन रही थी, उसको भी रोक दिया गया। ये सारे फैसले डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में लिए गए थे। सत्ता से बेदखल होते ही ट्रंप को एक और करारा झटका लगा। चीन ने उनकी टीम के 28 अधिकारियों के चीन, हांगकांग और मकाओ में घुसने पर रोक लगा दी। इसमें ट्रंप सरकार में विदेश मंत्री रहे माइक पॉम्पियो का नाम भी शामिल है। दूसरी सुर्खी रूस से है। विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की गिरफ्तारी के बाद उनकी टीम ने एक वीडियो जारी किया है। इसको लगभग 4 करोड़ लोग देख चुके हैं। इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दावा किया गया है कि पुतिन को लगभग 11,000 करोड़ रुपए का एक आलीशान महल रिश्वत में दिया गया। यह महल ब्लैक सी में बना है। इसे इतिहास की सबसे बड़ी घूस बताया जा रहा है। 17 जनवरी को नवलनी 5 महीने बाद रूस लौटे थे और एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आज की तीसरी सुर्खी इराक से है। राजधानी बगदाद के भीड़भाड़ वाले बाजार में लगातार 2 आत्मघाती बम धमाके हुए।
इसमें 28 लोग मारे गए, 73 लोगों के घायल होने की खबर है। आशंका है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। पिछले कुछ वक्त से बगदाद में सुसाइड बॉम्बिंग की घटनाएं आम हो गई हैं। अभी तक किसी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन शक इस्लामिक स्टेट पर जताया जा रहा है। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर मिलने की उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।